नमस्कार। 2024 के चुनाव को लेकर के अब धीरे-धीरे सरगर्मियाँ तेज हो रही हैं। कल की वीडियो में भी आपने इसी चैनल पर देखा और सुना होगा मुझे। आज उसी बातचीत को थोड़ा और विस्तार देंगे, क्योंकि कुछ नए बयान, कुछ नई चीज़ें, कुछ नए डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश को लेकर। और ज़ाहिर-सी बात है चाहे विपक्षी दल हों, चाहे वो सत्ताधारी दल, दोनों की नज़रें उत्तर प्रदेश को लेकर के पैनी हैं। उत्तर प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र है, सीटों के लिहाज से तो लोग सब बात करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को या उत्तर प्रदेश की लोकसभा चुनाव में अहमियत को केवल सीटों के मुताबिक नहीं देखना चाहिए। उत्तर प्रदेश, खासकर पूरे उत्तर भारत की अगर बात करें, तो उत्तर प्रदेश और बिहार, ये 2 राज्य ऐसे हैं जो नैरेटिव बनाने का काम करते हैं। यानी विमर्श की दिशा क्या होगी? कौन से मुद्दों पर किस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा, उसकी अहमियत क्या होगी, इसको लेकर के उत्तर प्रदेश खासी चर्चा में है। और आज अखिलेश यादव, जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, समाजवादी पार्टी, उसके प्रमुख हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बड़ा चेहरा है। अखिलेश यादव का एक बयान आया है और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो भी सीटों की पूरी गुड़ागुड़ित होगी, वो सबको उसकी हैसियत के अनुसार, हालाँकि राजनीति में अगर आप मुझसे पूछेंगे, क्योंकि मैं भाषा विज्ञान का विद्यार्थी भी हूँ, साहित्य का विद्यार्थी भी हूँ, तो इस तरह से पूरा का पूरा विमर्श ये होना चाहिए कि कैसे भाषा की अहमियत ऐसी हो कि ये जो चीज़ें बना करें कि आपके भाषा से कोई और आहत ना हो, कोई और प्रभावित ना हो। ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। और दो मध्य प्रदेश के चुनाव आपको याद होंगे, जब लगातार इस तरह की बयानबाजी आ रही थी, जिससे तल्खी लगातार बढ़ती दिख रही थी। उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, अब लगता है कि उन्हें भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये निर्देश दिया गया कि आप भी अनर्गल बयानबाजी ना करें। अखिलेश यादव भी बहुत संयमित बोलने वाले व्यक्ति हैं। आप जैसे कुछ नेताओं को अगर पूरे भारत की राजनीति में गौर से देखेंगे, मिसाल के तौर पर राहुल गांधी। राहुल गांधी की कोई ऐसे बयान आपको नहीं मिलेंगे जिनमें नफ़रत भरी हो, हिंसा हो, बहुत जलन, बहुत खराब ढंग से कोई ऐसी चीज़ कही, जिसका कोई बहुत बुरा असर पड़े। उसी श्रेणी में आप अखिलेश यादव को रखेंगे, तेजस्वी यादव को रखेंगे। आप इन बयानों की फ़हरिस्त में आप गौर करेंगे कि उद्धव ठाकरे तक के कोई बयान आपको उस तरह से नहीं मिलेंगे। आप स्टालिन, चूँकि हिंदी अंग्रेजी में वो बात नहीं होती है, तो कई बार हम भारत के लोग ये समझते हैं कि जो हिंदी और अंग्रेजी बोले वही भारत का है। तो स्टालिन को आप देखेंगे, कोई ऐसा विवाद नहीं। स्टालिन मैं कह रहा हूँ उनके, इस तरह से जो पूरा का पूरा मामला भाषा को लेकर के है, वो बहुत संजीदा है। एक तो ये बात। तो अखिलेश यादव ने जो हैसियत शब्द का इस्तेमाल किया, असल में उसके राजनीतिक मानी ये हैं कि जो जितना क्षमता रखता होगा उत्तर प्रदेश की सियासत में, उन्हें उसके मुताबिक जगह दी जाएगी। और ज़ाहिर-सी बात है, ये इंडिया गठबंधन की रणनीति है और यही रणनीति होनी भी चाहिए कि जिस राज्य में जो राजनीतिक दल ज़्यादा क्षमता रखता है, ताकतवर है, वो राजनीतिक दल वहाँ नेतृत्वकारी भूमिका में रहे। मिसाल के तौर पर अगर आप बिहार में जाएँगे, तो बिहार में अखिलेश यादव और राहुल गांधी, सबको वह मानना होगा जो नीतीश कुमार कहेंगे, जो तेजस्वी यादव कहेंगे। इस तरह से ये पूरा मामला बनता दिख रहा है और इसको लेकर के पूरी बातचीत हमारी ऐसी है। बंगाल में जाएँगे तो अब ममता बनर्जी जो कहेंगी, ज जो उनकी शर्त होगी वो माननी पड़ेगी।
दक्षिण भारत में अब जैसे स्टालिन हैं या ये तमाम लोग हैं, इनकी बातों को आपको मानना पड़ेगा और ये आपको बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इसे किस रूप में देखते हैं। तो बंगाल में जब इंडिया गठबंधन को अपनी रणनीति बनानी होगी तो निश्चित तौर पर उसमें अहम भूमिका ममता बनर्जी की होगी और इंडिया गठबंधन की अब तक की जो गतिविधि है, हालांकि 5 राज्यों के चुनाव के बीच वो प्रभावित हुई, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो आप ये देखेंगे कि इंडिया गठबंधन शुरू से इस मानसिकता को लेकर के बहुत सजग रहा है। अखिलेश यादव ने आज यही बयान दिया और उत्तर प्रदेश को लेकर के चर्चा बार-बार होती रहेगी और देखेंगे आप जब चुनाव नजदीक आता जाएगा, तो ये चर्चा और गर्माती जाएगी। अब जैसे इसमें एक एक तड़का लगेगा, उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति में एक तड़का लगेगा, 22 जनवरी 2024 को। भई वो कोर एजेंडा है, पिछले 30 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जिस एक कोर एजेंडे को लेकर के पूरी राजनीति की है, उसका सबसे बड़ा दिन है उनके लिए। और कितना बहुत प्लान्ड वे में वो करते हैं काम। 24 का चुनाव सामने है। अब कल्पना करिए कि 2014 के चुनाव में ये हो रहा था कि भई आप 60 साल उन्हें दिए, 60 महीने हमें दीजिए। 2019 के चुनाव में ये हो रहा था कि एक तो पुलवामा, उरी सब चलता रहा। दूसरी तरफ ये भी हुआ कि आपने 60 महीने जो दिए उसमें पूरा नहीं पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा गड्ढा है, भरना पड़ेगा। 10 साल हो गए। 2024 के चुनाव में ये तर्क इस तरह से तो काम नहीं आएगा। मोदी नहीं तो कौन, इन्होंने जो कहा वो किया, ये इस तरह से तो काम नहीं आएगा। चुनौती बीजेपी के सामने भी है। चुनौती बीजेपी के सामने इंटे इनकम्बेंसी की भी है। 10 साल बहुत होते हैं। जनता में नाराजगी के तमाम बिंदु दिख रहे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का सवाल हो। पिछले दिनों आपने देखा कि संसद में 2 नौजवान दर्शक दीर्घा से कूद गए संसद में और राहुल गांधी का आज ही बयान आया है कि बेरोजगारी ये गलत है, ये सुरक्षा में चूक नहीं होनी चाहिए। उन लोगों को अपनी बात रखने का कोई और तरीका भी होना चाहिए, लेकिन इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि बेरोजगारी इस समय इस देश का एक बड़ा मुद्दा है। तो जाहिर-सी बात है अगर कोई सरकार 10 साल रहती है तो 10 साल जो जो सरकार शासन कर रही होती है, जवाब तो उसको देना पड़ेगा और जवाब बुनियादी मुद्दों पर देना पड़ेगा। वो होगा शिक्षा का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, महँगाई का मुद्दा, सांप्रदायिकता का मुद्दा, इन सारी चीज़ों पर जवाब आपका बनता है और विकास के कौन-कौन से पैमाने आपने साबित किए। इसलिए बीजेपी ने बहुत रणनीतिक तैयारी के तहत 24 के चुनाव के ठीक 2-3 महीने पहले, अब आप जनवरी लास्ट से ये मानिए और मैं तो एक बात और कह दूं, 22 जनवरी 2024 की ही तारीख मानिए, उस दिन से पूरे 24 के चुनाव का आगाज हो जाएगा। पूरी तरह से वो चुनावी मोड में पूरा देश चला जाएगा। तो आपके पास समय कितना बचा है? समय बिल्कुल नहीं है। और इसलिए वह जो सबसे कोर एजेंडा बीजेपी का है, वह राम मंदिर का उद्घाटन, वह भी उत्तर प्रदेश की सियासत में है। वो दायरा उत्तर प्रदेश में है, अयोध्या उत्तर प्रदेश में है। इसलिए उत्तर प्रदेश लगातार सुर्खियों में बना रहेगा और उत्तर प्रदेश पर सबकी नजर बनी रहेगी। मैं बार-बार एक बात कहता हूं कि पूरे देश में गुजरात में बीजेपी बहुत मजबूत है और उसके बाद एक ही प्रदेश है और वो है उत्तर प्रदेश। कई बार तो ऐसा लगता है कि गुजरात से ज्यादा मजबूत अब उत्तर प्रदेश में होती दिख रही है। और ऐसे वक्त में हालांकि ये 22 के चुनाव के आसपास जब आप ये बात कहते तो लोग आप पर हंसते कि नहीं भाई, सबसे ज्यादा भीड़ विपक्षी दलों की रैलियों में हो रही है। सबसे ज्यादा भीड़ इस तरह से हो रही है कि जो जो रैलियां हो रही हैं, जिस तरह से चीजें हो रही हैं, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी बुरी तरह चुनाव हारेगी। ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही है, लेकिन अंततः चुनाव में वही सच होता है जो 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 फाइनल हो, जो अंतिम परिणाम हो। इसकी पृष्ठभूमि में उत्तर प्रदेश बीजेपी मजबूत होती जा रही है और इसलिए बीजेपी भी अपनी रणनीति बनाएगी और ये देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश में भी कितने वहां के सांसद, केंद्रीय मंत्रियों को विधायक का टिकट दे करके कितने के टिकट काटे जाते हैं, कितने के टिकट बांटे जाते हैं और क्या रणनीति बनाकर बीजेपी उतरती है। तो ऐसे में विपक्ष की रणनीति पर तो बात होगी ही। और उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े विपक्षी दल अखिलेश यादव, और आप देखेंगे चुनाव के बाद कांग्रेस की तरफ से भी एक किस्म का संयम बरता जा रहा है, विपक्षी दल के बाकी क्षेत्रीय दलों की तरफ से भी एक किस्म का संयम बरता जा रहा है।
आप इस समय कोई ऐसा बयान आप नहीं पाएँगे, चाहे वो ममता बनर्जी का, अरविंद केजरीवाल का, अखिलेश यादव का या नीतीश कुमार का, कोई ऐसा बयान आप इन दिनों सुर्खियों में नहीं पाएँगे जिससे ये लगे कि बहुत नाराज़गी है, बहुत भीतर-भीतर बहुत बहुत उलझन है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर ये बयान जो अखिलेश यादव का आया कि भई हम सबको उसकी हैसियत के मुताबिक सीट देंगे, तो इसका मकसद ये होता है कि रणनीति हमें बनानी होगी। बार-बार अब एक बयान चर्चा में चूँकि आ जाता है, तो बाकी बयानों पर उतनी बात नहीं होती, लेकिन तमाम टीवी इंटरव्यू में, तमाम जगहों पर अखिलेश यादव ने ये बात खुल कर के बोली है कि इंडिया गठबंधन बेहद मजबूत है, इंडिया गठबंधन बेहद संयम के साथ लड़ेगा और इंडिया गठबंधन इस तरह की रणनीति बनाएगा। जैसे पिछले दिनों अखिलेश यादव से एक सवाल पूछा गया कि बताइए भाई मायावती और राहुल गांधी को लेकर के क्या आपकी राय है? आप क्या चाहते हैं? आप इंडिया गठबंधन में इन्हें कहाँ शामिल रखेंगे? अखिलेश यादव ने एक बयान दिया कि मायावती जी जब 14 में अकेले चुनाव लड़ी तो शून्य थी। 19 में हमारे साथ लड़ी तो हमने 10 सांसद जितवाए। राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस पार्टी के 2 सांसद थे और दोनों हमारे समर्थन से क्योंकि हमारे कैंडिडेट वहाँ नहीं थे। अब इन दोनों की ज़िम्मेदारी है कि समाजवादी पार्टी के साथ दें और ताकि बीजेपी को हराएँ। मुझे लग रहा है कि इस बयान को थोड़ा और मॉडिफाइड करके या रणनीतिक टेबल टॉक जब होती है तो अलग होती है ना। भाषण जब होता है, बयान जब दिए जाते हैं बाहर तो उसकी भाषा अलग होती है। इन सब चीज़ों को जोड़कर अगर आप देखेंगे तो ये मानेंगे कि अखिलेश यादव ये कहना चाह रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश में सीटों का बँटवारा होगा क्योंकि अभी बसपा इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं है, तमाम तरह की कयासबाजियाँ अभी भी लगाई जा रही हैं कि अंतिम समय चुनाव के जब करीब आएँगे, तो कोई अप्रत्याशित अगर घटना देखने को मिल सकती है, तो उसके तहत बसपा भी इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं और राजनीति में ऐसा होता रहा है। लेकिन अगर आज की जो हालात हैं इंडिया गठबंधन के, उसके हिसाब से अगर बात करें, तो फिलहाल बसपा इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है और मायावती जी की तरफ से लगातार ये बयान आया है कि वो अकेले लड़ेंगी। तो आज के हिसाब से अगर सीटों का बँटवारा होगा, तो भीतर पूरे समीकरण ये बनते दिख रहे हैं। पिछले दिनों अपने कार्यकर्ताओं की बैठक में अखिलेश यादव ने ये बात कह भी दी कि हम 50 सीटों की तैयारी कर रहे हैं। कुल सीटें हैं उत्तर प्रदेश में 80। तो 50 सीटों पर अगर समाजवादी पार्टी तैयारी कर रही है, तो उसका जो सबसे प्रमुख सहयोगी दल है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ या दोनों दोनों एक-दूसरे के साथ हैं, वो है जयंत चौधरी की आरएलडी, राष्ट्रीय लोक दल। तो राष्ट्रीय लोक दल पिछले दिनों कम सीटों पर लड़ा था। आपको याद होगा कि जब 2019 का चुनाव था, तो सपा, बसपा और आरएलडी तीनों का अलायंस था। तब मरहूम अजीत सिंह जी थे और आपने वो तमाम खूबसूरत तस्वीरें देखी होंगी जिसमें एक मंच पर अखिलेश यादव, मायावती जी और मरहूम अजीत सिंह जी सब साथ में थे। अखिलेश जी और ये जो एक तिकड़ी बनी थी हालाँकि सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की थी कि ये बहुत कमाल करेगी, लेकिन वो कमाल कर नहीं पाई। ऐसे में जितनी सीटें आरएलडी के पास थीं पिछले चुनाव में अ, सूत्र ये बताते हैं कि 10 से 15 सीटों तक आरएलडी को दी जा सकती हैं। 10 से 15 सीटों पर कांग्रेस भी लड़ सकती है और कुछ और दल हैं, जैसे महान दल है, जैसे अनुप्रिया पटेल का एक दल है ना अपना दल दूसरा हिस्सा उसका पल्लवी पटेल वाला है, अपना दल कमेरावादी। तो उसे भी कुछ सीटें 1-2 सीटें आप उधर भी देंगे और देना चाहिए। मुझे लग रहा है कि हर तरफ से अगर 2-2 4-4 सीटें कम करेंगे जैसे मान लीजिए एक एक चर्चा उत्तर प्रदेश में ये चल रही है कि जयंत चौधरी का जो 10 से 15 सीटों का पूरा दावा बन रहा है उसमें से 1 से 2 सीटें वो चंद्रशेखर आज़ाद को भी शामिल करने के लिए एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद से जयंत चौधरी की अच्छी गणित बैठी हुई है। चंद्रशेखर आज़ाद को शामिल करना मुझे लग रहा है कि इंडिया गठबंधन के लिए एक बहुत ज़रूरी पहलू भी होगा और करना भी चाहिए। ये एक ज़रूरी हिस्सा है। ऐसे में जब आप ये बात करेंगे कि भई उस पूरे मामले के साथ, उस पूरे विमर्श के साथ जब हम इसकी बात करेंगे कि कांग्रेस को कितनी सीटें जाएँगी? इसको इलैबोरेट किया अखिलेश यादव ने इस पूरी बातचीत को इलैबोरेट किया कि अगर आप अलायंस कर रहे हैं, तो अलायंस करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि मान लीजिए 2 से 3 सीटें रायबरेली, अमेठी
और आसपास की हैं, जहाँ कांग्रेस जीतती रही है और जीतेगी। ऐसे में कुछ और सीटें जहां कांग्रेस मजबूत हो, आरएलडी मजबूत हो या बाकी सहयोगी दल मजबूत होंगे, उन सीटों पर उन सहयोगी दलों को भी वहां पर उतारा जा सकता है। इसको लेकर के भी बातचीत हो सकती है। तो ये कुछ चीजें और तालमेल बनाती हुई दिख रही हैं। इसके साथ-साथ इंडिया गठबंधन में जो पूरी की पूरी कवायद है, वो कवायद इस बात की है कि अ, जितनी भी सीटें बीजेपी उत्तर प्रदेश में हारेगी, जितनी सीटें बीजेपी की कम होंगी, उतना ही दिल्ली में उनका दोबारा सत्ता में आना मुश्किल होता चला जाएगा। ये बात कांग्रेस भी समझ रही, ये बात समाजवादी पार्टी भी समझ रही, ये बात आरएलडी भी समझ रही। अच्छा, बाकी क्षेत्रीय दल तो इस बात को भी समझ रहे हैं। कांग्रेस अब कहना शुरू कर रही है कि भई ये तो जब तक ईवीएम रहेगी तब तक तो बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। कुछ टिप्पणियाँ आई हैं और मुझे याद है वो बयान, और आप लोगों को भी चूँकि इस इन चीज़ों की गंभीरता भी समझनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि वो बयान शायद तेलंगाना नहीं, पिछली बार जब कर्नाटक और हिमाचल जीते थे, उसके पहले के चुनाव में भी राहुल गांधी से पूछा गया कि अब तो आप चुनाव जीत गए, तब आप ईवीएम पर क्या बोलेंगे? तो राहुल गांधी ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा कि हम चुनाव जीतें चाहे हारें, हम ये चाहेंगे कि चुनाव बैलेट पेपर से हो। तमाम लोग ये बात कह रहे हैं और ईवीएम संदेह के घेरे में तो है। लेकिन अब चूँकि इतना वक़्त कम बचा है और इस तरह की चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं, तो मुझे कम उम्मीद है कि ये लोग ईवीएम जैसे कुछ कुछ कोई किसी मुद्दे को उठा भी पाएँगे। ऐसे में जब आप पूरे बातचीत को यहाँ रखना चाहते हैं कि भई आपकी रणनीति क्या बनेगी, तो वो रणनीति इसी की बनेगी कि आप क्षेत्रीय दलों को ये बात पता है कि जब पार्टियाँ तोड़ ली जा रही हैं, जब चुनी हुई सरकार गिरा दी जा रही है, ये बात कांग्रेस को भी पता है। जब ये तमाम लोगों को अपना दायरा, अपना चीज़ें पता हैं और इन्होंने ये भरोसा दिलाया है कि हम संविधान को बचाने के लिए, अखिलेश यादव ने ये बातचीत में ये भी बात बोली ना कि भई ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव सामान्य परिस्थितियों में नहीं होने वाले, सामान्य चुनाव नहीं होने वाले और इनको जीतने के लिए बीजेपी कोई सामान्य रणनीति बनाने वाली नहीं। तो उत्तर प्रदेश को लेकर के लगातार एक तरफ बीजेपी कर रही है, अयोध्या के बाद मथुरा काशी, उसके तमाम चीज़ों को करने लगी। दूसरी तरफ वो तमाम जातियों की गोलबंदी करने लगी है, उनके रैलियाँ करने लगी, उनके लोगों को आगे बढ़ाने लगी। तीसरी तरफ वो अपने बूथ और पन्ना के लोगों को और मजबूत करने लगी। बड़े मुद्दे जो बाहर से उनको देखने में लगते हैं कि इनसे वोट पड़ेगा, कश्मीर, देश का डंका बज रहा है पूरी दुनिया में, ये सब तो चल ही रहा है। इससे तो गाँव में भी आप लोगों से बात करिए तो कहेंगे मोदी से बेहतर कौन? ये माइंड गेम भी बीजेपी लगातार चलती जा रही है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश को लेकर के है और मुझे लगता है कि तत्काल इस पर बैठक हो जानी चाहिए क्योंकि इंडिया गठबंधन की पिछली बातचीत में ये तय हुआ था कि आप बहुत जल्दी क्षेत्रीय दलों के साथ अलग-अलग बैठकें करेंगे, जहाँ जो दल क्षेत्रीय दल मजबूत है उनके साथ बैठेंगे। अंतिम निर्णय इसका मतलब तब होगा जब लखनऊ में एक गोल मेज पर लखनऊ में एक गोल मेज पर अखिलेश यादव बैठे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बैठे, जयंत चौधरी बैठे, पल्लवी पटेल बैठे, केशव देव मौर्य बैठे, तमाम लोग एक गोल मेज पर बैठे। अगर गुंजाइश बने तो उसमें एक चेयर हमेशा खाली रखी जाए और वो होगी बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी की। और मैं मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है क्योंकि मे बी आई रॉन्ग, मगर मुझे लगता है कि एक चेयर ज़रूर खाली होनी चाहिए और वो प्रमुख चेयर होनी चाहिए। जहाँ अगर अखिलेश यादव की चेयर है तो उसके उसके बगल में राहुल गांधी की चेयर हो तो उन दोनों के बीच में एक चेयर होनी चाहिए और वो होगी मायावती जी की। तो उसके बाद अंतिम निर्णय होना चाहिए कि क्या होगा, लेकिन अखिलेश यादव के बयान का अगर विश्लेषण करें तो ये संकेत करता है कि उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग सीट पर अखिलेश यादव खुद रहना चाहेंगे और जो कि तार्किक भी लगता है। लेकिन इन सब की अंतिम परिणति इस बात के मूल्यांकन में होगी कि आप बाकी दलों के साथ कितनी व्यवहारिक रणनीति बनाते हैं कि उन सीटों को उनको दें जो चुनाव जीत सके, क्योंकि दूसरी तरफ आपकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, जो चुनाव लड़ने और जीतने में और येन केन प्रकारेण जीतने में महारत हासिल करती जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि कितनी दूरदर्शिता से ये लोग बैठ करके तालमेल बनाते हैं, क्योंकि अब शायद चूक का, गलतियों का समय भी नहीं बचा है।
आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए 4 पीएम किसी और विषय और किसी और विशेषण के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।